आज हम कुंडली के सप्तम भाव पर बात करेंगे। सप्तम भाव बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव भाव है। ये घर गृहस्थी का भाव है और इंसान की असली परीक्षा इस भाव में ही आकर के होती है। सप्तम भाव को दो तरह से देखा जाता है। एक है संसारिक दृष्टिकोण। संसारिक दृष्टिकोण कहता है कि विवाह बहुत जरूरी है, बहुत ही निहायत जरूरी है। जब तक हम गृहस्थ धर्म का पालन सही ढंग से नहीं करेंगे, हमारी यात्रा आगे की पूर्णता की ओर नहीं पहुंचती है। एक प्रकार से वो ये भी कहना चाहते हैं कि जब तक हम गृहस्थ धर्म के अनुभव से नहीं गुजरेंगे, हमारे जीवन में चाहे कितने भी अनुभव हो गए हों, फिर भी पूर्णता हासिल नहीं होगी। एक दृष्टिकोण है फिलॉसफिकल। दर्शन शास्त्र क्या कहता है कि सप्तम भाव असत्य का भाव है, माया का भाव है, अर्थात इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो तुम्हें दिख रहा है वो सब माया है। माया का यहाँ पर तात्पर्य इल्यूजन से है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक है। दोनों के ही मत अपने अपनी जगह सही प्रतीत होते हैं, पर ज्योतिषी के लिए दोनों ही चीजों को समझना बहुत ही अनिवार्य है। दर्शन के अनुसार ये जो इस सांसारिक रिश्ते नाते हैं, ये केवल और केवल अपने सुखों के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए है, अपने मतलब के लिए है। अगर इस संबंध में स्वार्थ ना हो या किसी प्रकार का स्वार्थ दोनों पार्टी में से किसी का एक का खत्म हो जाए, तो ही संबंध खराब हो जाते हैं, तो ही चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती। लाल किताब इसे कहती है कि ये दो चक्की के ये दो पार्ट हैं। चक्की आप लोगों ने ये वो वाली चक्की है, जो पुराने लोग हैं उन्होंने देखा होगा घरों में दो पत्थर की चक्की रखी होती है राउंड। और अभी पुरानी फिल्मों में भी आपने देखा होगा या कुछ के तो घरों में भी होगी। उसमें गेहूं बीच में डालते हैं और बीच में खूंटा टाइप लगा होता है। कई जगह लकड़ी का लगा होता है, कई जगह लोहे का लगा होता है। तो वो उससे ऐसे घुमाने का काम करते हैं। जब वो चक्की घूमती है तो अनाज पिसता है, अर्थात आटा का निर्माण होता है। एक प्रकार से सप्तम भाव ये दो पार्ट हैं। एक पार्ट जो है पत्थर का वो बुध है, और दूसरा पार्ट जो है वो शुक्र है। अर्थात इस ग्रह के दो कारक ग्रह हैं, एक बुध और एक शुक्र। अब जो उस चक्की में जो खूंटा है, जिसको पकड़ करके चक्की को घुमाया जा रहा है, वो खूंटा शनि का है, शनि ग्रह का है। तो अब मैं फिर से एक बार समझाता हूं। सप्तम भाव के कारक ग्रह दो हैं लाल किताब के अनुसार। वैदिक के अनुसार केवल और केवल शुक्र ही कारक है, पर लाल किताब कहती है सप्तम भाव के दो कारक ग्रह हैं, एक शुक्र है और एक बुध है। अब ये कारक का मतलब तो कल मैंने भली भांति समझाया।
प्रोटेक्टर ऑफ डेथ हाउस। यानी सप्तम भाव को बचाने की जिम्मेवारी 2 ग्रहों के ऊपर है, शुक्र के ऊपर और बुध के ऊपर। इतनी चीज समझ में आ गई। परंतु शनि जब तक नहीं होगा, जब तक इस प्रोसेस में शनि इन्वॉल्व नहीं होगा, गृहस्थ धर्म की चक्की अच्छे से नहीं घूमेगी। पॉइंट पकड़ा? अब दूसरे तरीके से समझाते हैं। सप्तम भाव में शनि ग्रह उच्च के हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है सप्तम भाव में शनि दिग्बली हो जाते हैं। यानी कि शनि ग्रह के बैठने का सर्वोत्तम स्थान सप्तम भाव है। दूसरे तरीके से समझें, अगर किसी व्यक्ति के गृहस्थ धर्म को यानी कि वैवाहिक जीवन को 3 ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है, बुध का, शुक्र का और शनि का, तो वह ये गृहस्थ धर्म को बहुत अच्छी तरह से निभाता है। सप्तम भाव प्रोडक्शन का हाउस भी है एक प्रकार का। प्रोडक्शन का मतलब जो सुबह से शाम तक हम लोग काम करते हैं, उसके बदले में जो मेहनताना हमें मिलता है, वो भी सप्तम भाव से देखा जाता है। जैसे जब हम चक्की घुमाते हैं तो गेहूं डालते हैं, और गेहूं के बाद डालने के बाद उसको चक्की को घुमाने के बाद हमें आटा मिल जाता है, दलिया मिल जाता है। तो मेहनत करने के बाद कुछ ना कुछ मिलता है। तो सप्तम भाव आपकी डे टू डे इनकम का है। सप्तम भाव आपके व्यापार की कला है। छठा भाव क्या था? व्यापार उसमें भी था, पर अपने कंपटीटर को मात कैसे देनी है। परंतु सप्तम भाव वो व्यापारिक बुद्धि है जो व्यापार करने की कला सिखाती है। जितने भी मिडिल क्लास लेवल के छोटे व्यापारी, मीडियम स्तर के व्यापारी, या जो खुद का अपना काम करते हैं, जिसे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो। किसी डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला हुआ है, कोई वकील अपनी कंसल्टेंसी दे रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर अपना ज्योतिष का काम कर रहा है। ये सभी के सभी सप्तम भाव से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसमें रोज इनकम आती। अब इसमें फ्लक्चुएशंस भी काफी हो सकता है। नौकरी में क्या होता है? नौकरी फिक्स्ड है, आपको एक सैलरी या इंसेंटिव जो भी चीज है वो एक लगभग फिक्स होती है। तो एक आदमी का माइंडसेट बन जाता है कि यार मेरा इतना इनकम आएगा महीने के एंड में और मुझे अपना बजट ऐसे ऐसे चलाना है। परंतु ये जो सप्तम भाव में वो सभी काम इन्वॉल्व हैं जिसमें पक्के रूप से आप फिक्स इनकम की बात नहीं कर सकते। जैसे कोई आदमी की कंसल्टेंसी है वो 3 लाख रुपए महीने होती है, कभी 2 लाख रुपए महीने भी हो जाती है, कभी 2.5 लाख भी हो जाती है और कभी सीधा 5 लाख पे भी पहुंच जाती है। तो क्या है कि वेरिएशंस आ रहा है। वकील के पास केस ज्यादा आ गए तो उस महीने उसकी इनकम बढ़ जाएगी, वकील को केस नहीं मिल रहे हैं तो इनकम घट जाएगी। तो ये सब के सब जो डे टू डे इनकम वाला मामला है, ये सप्तम भाव के साथ जुड़ा हुआ है। जितने भी जानवर बिना सींग वाले, या सींग है तो बहुत छोटे छोटे सींग है, उनका संबंध सप्तम भाव से होता है। जितने भी फलदार पेड़ पौधे हैं जिनमें फल लगे होते हैं, और फल वो जिसमें गुदा हो, गुदेदार, सप्तम भाव का संबंध दक्षिण पश्चिम दिशा से है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। गुदादार होता ना, पल्प बोलते हैं, सेब समझ लो आप, गुरुजी संतरा। संतरा समझ लो, बहुत सारे फल हैं।
सर मैं आम पपीता। आप इतने नाम बताऊंगा तो फिर मेरा भी खाने का मन करेगा है, फिर क्लास डिस्टर्ब होगी, मैं उठ के भाग जाऊंगा। चलिए, अब हम समझते हैं सप्तम भाव को, कि सप्तम भाव को कैसे समझें। हम सभी लोग सप्तम भाव के प्रति विशेष संवेदनशील होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जीवन साथी हमें प्राप्त होता है, और जीवन साथी हमारी सनातन परंपरा में 7 जन्मों का साथी माना जाता है। 7 वर्षों का नहीं, 7 जन्मों का। यानी कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, छोड़ा तो उसे बुरा माना जाता है। तो इसलिए हर आदमी बहुत सेंसिटिव हो जाता है कि भाई सोच समझ करके शादी करो। तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई कुंडली दिखाओ। अब कुंडली दिखाओ तो उससे पता लगेगा कि जीवन साथी कैसा मिलेगा। तो सप्तम भाव के प्रति विशेष आकर्षण है कि सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठे तो जीवन साथी कैसा मिलेगा। अब बहुत काम का सूत्र देता हूं आप। सप्तम भाव में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं फॉर हैप्पी मैरिज लाइफ। इस चीज को जोड़ लेना, क्योंकि नहीं कहेंगे कि अभी तो बताया शनि बहुत अच्छा है, तो कंफ्यूज मत होना। इसलिए मैंने कहा, फिर से बोल रहा हूं, कोई भी ग्रह सप्तम भाव में बैठना, किसी भी ग्रह का सप्तम भाव में बैठना अच्छा नहीं है फॉर हैप्पी मैरिज लाइफ। यानी कि जो लोग चाहते हैं कि हमारी मैरिज लाइफ, शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चले, तो उनके सप्तम भाव में कोई ग्रह ना है तो ज्यादा अच्छा है। अब कोई भी ग्रह सप्तम भाव में आएगा, अपने स्वभाव के अनुसार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये और लिख लो। अब जरूरी थोड़ी, अपन थोड़ी रोक सकते हैं कि ना आए। अब आ गया तो उसमें कहेंगे कि जो भी ग्रह सप्तम भाव में आ जाएगा, अपने स्वभाव के अनुसार वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब जब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो प्रॉब्लम से निपटने की जिम्मेवारी कौन से ग्रहों की है? देखो, बड़ा आसान है ज्योतिष समझने का। कौन से ग्रहों के पास जिम्मेवारी है? बुध शुक्र के पास। बुध और शुक्र। वाह कपूर साहब, बहुत अच्छा बताया आपने। बुध और शुक्र 2 ग्रहों के पास जिम्मेदारी है कि सप्तम भाव में बैठ के कोई भी ग्रह डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है तो उसको संभाले, और एक से ज्यादा ग्रह हो गए तो समस्या बढ़ती चली जाएगी। मोनिका जी पूछ रही हैं, वुमेन के केस में, वुमेन के केस में भी सेम सूत्र लगेगा, सेम डिट्टो सूत्र लगेगा, कोई चेंज नहीं। महिला की कुंडली में कोई ग्रह बैठा है तो वो शादी में डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए ही बैठा हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तो बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में बैठे रहता है सप्तम भाव में ग्रह, और कोई ना कोई तो आके बैठ ही जाता है। क्या इसका मतलब ये सारी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, या ये टूट जाएंगी, या ये सेपरेट हो जाएंगे? तो सिंपल सा आंसर है, जिन लोगों के बुध और शुक्र के हालात ठीक होंगे वो स्थिति को संभाल लेंगे। मैंने क्या बोला? स्थिति को संभाल लेंगे, पर ऐसा नहीं कि स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। यानी कि परिस्थितियां तो आएंगी उनके जीवन में, तनाव तो आएगा पति पत्नी के संबंधों में, परेशानियां तो आएंगी, परंतु बुध शुक्र दोनों संभाल लेंगे। अब आम आदमी की भाषा में कैसे समझे ये बुध शुक्र है क्या, कैसे संभाल लेते हैं ये?
बुद्ध यानी बुद्धि, बुद्ध यानी चतुराई, बुद्ध यानी वाक पटुता कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं। बेशक वो 2 दिन से ना नहाई हूं, पर जो ये कला जानता है वो बुद्ध ग्रह। कम्युनिकेशन स्किल, किस समय पर क्या बोलना है और किस समय क्या जवाब देना है, उस बात की कला को जानने वाला। और दूसरा कौन है? वो शुक्र है। शुक्र क्या कौन है? आपका सौंदर्य, आपकी मिठास, आपका जोश, आपकी उमंग, आपका उत्साह, रोमांस करने की कला। अर्थात जिसके पास रोमांस करने की कला है, जो इस आर्ट को जानता है, जो चतुराई जानता है, जो वाक पटुता जानता है, उसकी कुंडली में चाहे 1 ग्रह बैठे चाहे 2 ग्रह बैठे, वो स्थिति को संभाल लेगा और मैरिज लाइफ को टूटने नहीं देगा। अब मैरिज लाइफ को टूटने ना देने की जिम्मेवारी किसकी है लाल किताब में? शनि की। शनि कौन है? धन देने वाला मेटेलिस्टिक प्लेनेट। शनि का काम है जो मेटेलिस्टिक सुख है हमारे पास जीवन में, जो भौतिक सुख सुविधाएं हमें जीवन में चाहिए जीवन को चलाने के लिए, जो जीवन के जो कंफर्ट्स, मेटेलिस्टिक कंफर्ट्स की अवेलेबिलिटी जो हमारे घरों में होती है, वो देने का काम शनि करते हैं। शनि आपकी इनकम को डिसाइड कर देते हैं। शनि के हालात अगर कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो पुरुष कमाएगा बहुत अच्छा। अब जब कमाई घर में अच्छी आएगी तो कमाई भी जो है ना काफी हद तक मामले को शांत कर देती है। समस्या उन लोगों के साथ आती है, खास करके उन मर्दों के साथ आती है जो ना तो कमाते और बकवास ज्यादा करते हैं, ऐंठ में ज्यादा रहते हैं, बातचीत करने की कला उन्हें आती नहीं है, तारीफ करना जानते नहीं है, ससुराल की हमेशा बुराई करते रहते हैं, तो भैया समस्या खड़ी हो जाएगी। मैंने आपको एक क्लास में बताया था, ये संसार दुखों का घर है पर ससुराल सुखों का घर है। अब जो सुख का घर है उसी की अगर बुराई करोगे तो कैसे काम चलेगा? सुख जो मिलता है वो ससुराल में ही मिलता है। अब जिन लोगों के ससुराल से पंगेबाजियां रहती हैं ना, वो भी मामला बहुत गड़बड़ है। अब हमें समझना एक एक चीज को है। ये तो बात थी फिलॉसफिकल बात कि बुद्ध कैसे हमें बचाता है, शुक्र हमारी मैरिज को कैसे बचाता है, और शनि किस तरीके से सहायता प्रदान करता है घर गृहस्थी को चलाने में। तो हमने देखने होते हैं इनके हालात कि पहले देखें हम बुद्ध के हालात। बुद्ध बुद्धि, फाइनेंशियल समझ, संसार से लेन देन की कला कि अगर सामने वाले ने मुझे 2 रुपए दिए तो मैं भी अगली बार 2 रुपए ही लौटाऊंगा। ये बुद्ध की फिलॉसफी होती है, समझ लेना। बिल्कुल फाइनेंस के मामले में बिल्कुल वो रहता है। इवन लिख करके रखते हैं कि हमारी लड़की की शादी में फलाना आदमी 500 रुपए दे के गया था, तो अपन भी 500 ही दे के आएंगे। अच्छा वो 2 जने नहीं 4 जने आए थे, पर अपन तो 2 जने, तो 2 पड़ोसियों को ले जाओ कहीं से इकट्ठा करके, पर हिसाब बराबर करके आएंगे, नहीं तो मामला चुकेगा नहीं। यानी कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड आदमी, गणित का हिसाब किताब करने वाला, फाइनेंस का मुनीम जी टाइप आदमी। कैसे देखेंगे? 2 बातें आपने उनसे पूछनी है कि उनकी बहन, सॉरी उनकी बेटी और उनकी भुआ, बेटी और भुआ के हालात कैसे हैं। अगर उनके बेटी या भुआ के हालात अच्छे हैं तो बुद्ध लगभग ठीक है। ना बेटी है ना भुआ है,
कोई रिश्ता ही नहीं है तो बुध की स्थिति ऑन एवरेज है। और अगर ये दुखी हैं तो बुध की स्थिति खराब है, ये समझो। टेक्निकली कैसे देखेंगे? टेक्निकली बुध को देखना इस प्रकार से है, या तो बुध ग्रह शुक्र के साथ हो या बुध ग्रह शुक्र से पीछे हो। फिर से बता रहा हूं, या तो बुध ग्रह शुक्र के साथ हो या बुध ग्रह शुक्र से पीछे हो। पीछे का मतलब पिछले खाने में हो। अभी तो आपने ऐसा समझना है कि बुध ठीक ठाक हालात में है। उन्होंने लिखा है मुकेश जी ने, चाहे अकेला हो। नहीं भाई, अकेले की बिल्कुल भी शर्त नहीं है। देखिए, बुध को हमेशा सपोर्ट चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बुध को एक सहायता करने वाला व्यक्ति चाहिए। अब उसको कहीं से मदद मिले, मदद मिलनी चाहिए। अगर बुध को मदद नहीं मिली तो मामला सही नहीं बैठता। कैसे, मैं समझा। अपन बुद्धि से कुछ सोच लेते हैं, बुद्धि में हमेशा विचार आते रहते हैं, और कुछ विचार ऐसे होते हैं अपने को बहुत अच्छा लगते हैं। अपन शाम को एक करोड़पति बन के बैठ जाते हैं, पर जब पूरा मनन करने के बाद बड़ा अच्छा आइडिया दिमाग में आता है। क्या कोई व्यक्ति उस आइडिया से अमीर बन सकता है केवल आइडिया से? तो आप सभी कहेंगे नहीं साहब, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, यानी कि उसको धरातल पर उतारना पड़ता है। उस आइडिया को, उसको क्रियान्वित किया जाता है, उस पर मेहनत की जाती है, उसके ऊपर सही प्लानिंग की जाती है, फिर जाकर के पैसा आता है। सिर्फ आइडिया से पैसा नहीं आता है ना। आइडिया से तो कई लोग हिंदुस्तान में मंत्री बन के सोते हैं, कई प्रधानमंत्री बन के सोते हैं, कई मुख्यमंत्री बन के सोते हैं, कई नहीं तो एमएलए ही बन जाते हैं अपने रात रात में। तो उनको ऐसे ख्वाब आते रहते हैं। नहीं तो करोड़पति तो हम में से बहुत सारे लोग बनते हैं। तो पर उन आइडिया का कोई रेलिवेंसी है नहीं। बस ऐसे ही अकेला बैठा हुआ बुध जो होता है ना, उसके साथ यही समस्या होती है। अब इसको प्रैक्टिकल कैसे समझें? डरने की जरूरत नहीं कि जिसका बुध अकेला है तो वो क्या करे। जिसका भी बुध अकेला, डरने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ उसको एक अच्छे साथ की जरूरत होती है, उसको अच्छे एसोसिएशन की जरूरत होती है, उसको जीवन में अच्छे मित्रों की आवश्यकता होती है। अगर वो इस चीज में कामयाबी हासिल कर लेता है, अर्थात अच्छी पार्टनरशिप, अच्छी एसोसिएशन, अच्छे मित्र, अच्छे सलाहकार, अगर वो जीवन में पाने में कामयाब हो जाता है, चाहे एक ही हो, वो भी काम करेगा, तो अकेला बुध भी नैया पार लगा देता है। क्योंकि आइडिया तो उसके पास आ गया, पर काम का इनिशिएटिव लेने वाला भी एक बंदा चाहिए। अगर उसको कोई इनिशिएटिव लेने वाला, झंडा उठा करके आगे बढ़ने वाला कोई बंदा मिल गया और वो उसका साथ दे दे, तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से अपना काम चलाता हो चला जाए। आप समझ गए कि अकेला बुध को क्यों ज्योतिलाल किताब ने अच्छा नहीं माना? वो ये नहीं कह रही कि खराब हो गया, वो कह रही है उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा आना चाहिए बुध के साथ। अर्थात तुम्हारी बुद्धि को कोई ना कोई सहायक चाहिए। अब बुध के साथ सूरज आ गया, तो हम सब लोग वैदिक ज्योतिष में क्या कहते हैं कि बुधादित्य योग बन गया, क्योंकि यहाँ पर नारायण साक्षात बुध के साथ आ गए। सूर्य नारायण भगवान का सपोर्ट मिल गया। सूर्य कौन है? सूर्य तो राजा है, किंग है। अब जब सूर्य राजा है तो वो व्यक्ति रिस्क लेने की कैटेगरी में पहुंच जाता है, अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने की ताकत और हिम्मत रखता है, थोड़ा बहुत रिस्क ले लेता है। ये इंटेलिजेंसी का भी योग है। समझ गए बात को? ये इंटेलिजेंसी का भी योग है। तो आगे से बार बार पूछने की जरूरत ही मत समझना कि अकेला बुध कैसा।
अकेले बुध का मतलब मैंने आपको समझा दिया। उसको कोई ना कोई साथ ले लेना। जिनकी कुंडलियों में भी अकेला बुध है, बस उन्हें किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है और अच्छे व्यक्ति के साथ करनी है। गड़बड़ के साथ कर लिए तो फंस जाओगे फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। अकेला बुध जिसकी कुंडली में बैठे, अकेला बुध जिसकी कुंडली में बैठे, वो चालाक और समझदार बहुत होता है। ये मत समझना उसमें बुद्धि नहीं होती, ये गलती मत खाना। बस उसमें चालाकियां, उसमें बुद्धि भरपूर होती है। बस मैंने एक ही चीज बताया कि इनिशिएटिव लेना, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना, उसके लिए कुछ लोगों को उसको सहायता चाहिए। वो मिल जाए तो फिर बल्ले, इंटेलिजेंट खूब हो। तो किसी के अकेले बुद्ध को देख के ये नहीं कहना कि तेरे पास दिमाग नहीं है, तेरे अंदर बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्ध का संबंध बुद्धि से है। ऐसा मत बोलना बिल्कुल, नहीं तो गलत साबित हो जाए। शुक्र, शुक्र हमारे जीवन का जोश है कि मैं ये करूंगा, मैं वो कर जाऊंगा, मैं ये निकल जाऊंगा, मैं इतना टारगेट अचीव कर जाऊंगा, वो जोश। जीवन में सफलता प्राप्त करने का जोश, लोगों के बीच में छा जाने का जोश, सेलिब्रिटी बनने का जोश जिस व्यक्ति में है, वो शुक्र उसका अच्छा है। और कोई मरी मरी सी बातें करे तो समझ लेना शुक्र कमजोर है। क्या करें, दुनिया सब बेकार है, सरकार निकम्मी है, हमारा देश बहुत खराब है, करप्ट सिस्टम है, रिश्तेदार सारे गंदे हैं, पड़ोसी तो और भी ज्यादा गंदे हैं। वो आपको अगर कोई ऐसी बातें करता मिले, और जैसे ही वो आपसे मिलेगा आपकी कमियां जरूर गिनवा देगा। आप में ये कमी है, आप थोड़ा सा हकलाते हो, आप तो डकार लेते हो, आप तो ये करते हो, आपने सफेद कुर्ते के ऊपर नीले रंग का वो पहन लिया, ये आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा। ये सब शुक्र की कमजोरियों की निशानियां हैं। कमजोर को भी प्रोत्साहित करने का जो कार्य करे, सकारात्मक सोच के साथ किसी को मोटिवेशंस दे, प्रोत्साहित करे, समझ लेना शुक्र जिंदा है उसका। अब देखो, घर गृहस्थी में समस्या कहाँ खड़ी होती है? घर गृहस्थी में यहीं पर समस्या खड़ी होती है। पति पत्नी से उम्मीद करता है कि वो मुझे मोटिवेशन दे जब भी मैं लो फील करूं, और पत्नी सोचती है कि पति मुझे मोटिवेशन दे जब मैं लो फील करूं। अब जब शुक्र कमजोर होगा दोनों का, तो मोटिवेशन कौन देगा? कोई नहीं देगा। फिर उनकी आदतें कैसी हो जाएंगी? फिर वो एक दूसरे में कमियां निकालेंगे कि तुझे ये खाना नहीं बनाना आता, वो कहेगी तुझे कमाना नहीं आता, वो कहेगा तुझे खाना नहीं आता, वो कहता तुझे गंवाना आता है। ये सब तानेबाजी चलती रहती है। जीत हार का फैसला किस पे होगा? जिसका निशाना कमजोर होगा वो सुखी है, जिसके पति का निशाना, जिसकी पत्नी का निशाना कमजोर होगा वो ठीक है, सुखी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने टेक्निकली भी शुक्र को देख लेना है। टेक्निकली शुक्र कैसे स्ट्रॉन्ग देखा जाएगा? बुध ग्रह से आगे होना चाहिए शुक्र, बुध ग्रह से आगे होना चाहिए शुक्र। और भी नियम शर्तें मैं बताऊंगा आगे चल करके, आगे कोर्स में, कि पूरी तरीके से ग्रह को कैसे देखना है, बुध को कैसे देखना है और शुक्र को कैसे देखना है, वो कौन कौन से नियम उस पे लगेंगे। अभी आपको इतना ही समझना है कि सप्तम भाव में के दो कारक ग्रह हैं, बुध और शुक्र, यानी कि ग्रह गृहस्थी को बचाने की जिम्मेवारी उनके ऊपर है। दूसरी बात और सूत्र बताते हैं।
मैरिज को की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिसाइड होती है शुक्र ग्रह से, सॉरी सूर्य ग्रह से। कुंडली में सूर्य पीड़ित अवस्था में नहीं होना चाहिए। सूर्य ग्रह यानी कि अग्नि, एक तरह से आप लिख सकते हो अग्नि सेव्स द मैरिज। अर्थात उस कुंडली में सूर्य की रोशनी, सूर्य की गर्मी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। अगर सूर्य की गर्मी कमजोर पड़ जाएगी, सूर्य की चमक कमजोर होगी कुंडली के अंदर, तो मैरिज को बचाने के लिए जो बुध और शुक्र प्रयास करते रहते हैं ना, वो भी बेचारे ढीले पड़ जाएंगे। अग्नि का यहाँ पर एक तात्पर्य और है। हमारे घर में अग्निकोण, साउथ और ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है उसे अग्निकोण कहा जाता है, और इस दिशा के स्वामी ग्रह शुक्र है। तो आप चाहे वैसे भी समझ सकते हैं, अग्नि का ये भी मीनिंग निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 4 ग्रहों के ऊपर दारमदार आ गया। दो तो कारक बुध और शुक्र, तीसरा उस चक्की को घुमाने वाला शनि। शनि क्या होता है? शनि जो है ना, स्थिति के अनुसार अपना डिसीजन लेता है। स्थिति के अनुसार ही वो एक्शन लेता है। जैसे देखा कि धर्मपत्नी गर्म ज्यादा हो रही है, गुस्सा ज्यादा दिखा रही है, वो चुप होके बैठ जाएगा। शनि की एक खासियत होती है, शनि बोलता कम है, शनि चुप मार के बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद पत्नी बोल बाल के कहती है चलो अच्छा है, पति कम से कम बोलता नहीं है बेचारा, चुप है, उल्टा नहीं बोलता बिल्कुल भी। तो थोड़ी देर बाद में वो नरम पड़ जाती है। तो ये शनि की खासियत होती है। चौथा ग्रह सूर्य। सूर्य है आपकी आत्मा। इसका क्या काम है? इसका काम ये है, जिसकी आत्मा स्ट्रांग होगी वो कभी भी करेक्टरलेस नहीं। पॉइंट समझ रहे हो, पकड़ पा रहे हो? जिसकी आत्मा मजबूत होगी, यानी कि कुंडली में सूर्य जितना मजबूत होगा वो व्यक्ति सिद्धांत वाला होगा। सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा, अर्थात चरित्रवान होने की संभावना बढ़ गई। चरित्र अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है घर गृहस्थी में। अगर पति या पत्नी दोनों में से किसी का चरित्र खराब हो जाए तो घर गृहस्थी का बचना बहुत कठिन हो जाता है। अपने घर संसार को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये 4 ग्रह ऐसे हैं, अगर कुंडली में अच्छे हों तो गृहस्थ जीवन बहुत उत्तम परिणाम देने वाला होता है। साथ में उनको डे टू डे इनकम भी बहुत अच्छी होती है। परंतु सूर्य यदि सप्तम भाव में होगा तो वो नीच राशि का कहलाता है, और सप्तम भाव में सूर्य अकेला होगा तो पत्नी का स्वास्थ्य, और लड़की की कुंडली में सूर्य अकेला होगा तो पति का स्वास्थ्य शादी के बाद ही गड़बड़ रहने लग जाएगा। अब इससे बचाव का क्या तरीका है? एक ही तरीका है कि सूर्य के साथ बुध आ जाए। सप्तम भाव में बुध को पारस मणि कहा गया है। पारस मणि पारस समझते हो ना, कि लोहे को भी अगर वो टच कर ले तो गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है, सोना बना देता है। ये होता है पारस, पारस पत्थर, कि वो पारस पत्थर की तरह होता है। तो सप्तम भाव में पहली बात तो कोई ग्रह ही नहीं बैठना चाहिए।
और अगर सूर्य बैठ गया तो बुध जरूर साथ बैठना चाहिए। तो तनाव तो हो सकता है, बीच बीच में मतभेद तो आएंगे, पर अगर शुक्र के हालात ठीक हैं तो घर गृहस्थी चलती रहेगी। अब एक और कॉम्बिनेशन, सूर्य भी आ गया, बुध भी आ गया और गलती से शुक्र इन दो के बीच में तीसरी एंट्री ले गया, फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर घर गृहस्थी में जवार भाटा आता है, उतार चढ़ाव नहीं आते, फिर जवार भाटा आता है, टाइड्स आते हैं, यानी कि गृहस्थ जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसे कुछ लोग सहन कर पाते हैं, कुछ लोग सहन नहीं कर पाते हैं। महेश जी लिख रहे हैं शनि 7th हाउस। शनि 7th हाउस बहुत अच्छा होता है पर मेटेरियलिस्टिक सुखों के लिए, नॉट गुड फॉर द इमोशनल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। क्यों? क्योंकि शनि एक सेपरेटिव नेचर का ग्रह माना जाता है। अब यदि शुक्र सप्तम भाव में आ जाए, शुक्र सप्तम भाव में आ जाए तो भैया इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि लाल किताब कहती है 7वें भाव के शुक्र का इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। परंतु अन्य ग्रहों का इलाज किया जा सकता है। तो शुक्र का इलाज नहीं होगा पर अन्य ग्रहों का इलाज किया जा सकता है, अर्थात रेमेडी की जा सकती है। किसी ने पूछा है कि सप्तम भाव में सूर्य हो तो क्या उपाय? देखो, उपाय मैं बता देता हूं पर अभी करना मत जब तक पूरी कुंडली ना समझ जाओ, कहीं गलती खा जाओगे। मैं ये भी बता देता हूं मैं। 7 तांबे के टुकड़े लेने चकोर, और दोपहर में के समय में किसी पार्क में या घास वाली जमीन में जाओ, खड्डा खोदना और 7 तांबे के टुकड़े उसमें दबा देना। जो घास वाली जमीन है वो बुध का काम करती है, तो सूर्य के साथ हमने बुध मिक्स कर दिया। तो पर ये उसी हालात में करना है जब पत्नी या पति की कुंडली में हो तो पत्नी का, और पत्नी के हो तो पति का हेल्थ खराब हो रही हो तो। ऐसे मत पूछो कि बुध नीच का हो, सप्तम भाव में बुध नीच का नहीं होता, 12वें भाव में बुध नीच का होता है। देखा, सबके कॉम्बिनेशन आने लग गए ना, इसलिए मैं नहीं बात करता ज्यादा। मैं आपको बड़े प्यार से कुछ देना चाहता हूँ, आप अपनी कुंडलियां लगा लगा करके, है ना, तो सारा दिन ही मैं देखता रहता हूँ कुंडलियां भाई, है तो कभी कभी दुखी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे मत, मैं आपको इतना अच्छा ज्योतिषी बनाऊंगा कि आप लोग खुद ही लोगों के बारे में बताना शुरू कर देंगे और बड़ा सटीक बताएंगे। बस अभी तो समझ लो बात को, है ना। ये कॉम्बिनेशन तो चुटकियों की बात है, फटाफट देखो मैंने कितना अच्छा सूत्र बता दिया कि सूर्य बुध शुक्र सप्तम भाव में हो गए, या तो शादी होना मुश्किल हो जाएगा, शादी हो गई तो चलना मुश्किल हो जाएगा। अकेला सूर्य होगा, शादी हो जाएगी पर हो सकता है लेट हो और उसमें मजा ना आए बिल्कुल भी, और जीवन साथी में से किसी एक की बीमारी पीछा ना छोड़े। सूर्य बुध आ गया, खटपट थोड़ी बहुत चलती रहेगी पर मैरिज लाइफ भी चलती रहेगी, बशर्ते शुक्र ठीक हो। अगर ऐसे में शुक्र ठीक नहीं हुआ फिर कोई गारंटी नहीं भाई। कहीं कह दोगे गुरुजी ने कहा था सूर्य बुध अगर सप्तम में हो तो गृहस्थी चल जाती है। शुक्र के हालात जरूर चेक करने हैं, क्योंकि जो प्रोटेक्टर प्लेनेट हैं, जो कारक ग्रह हैं, अगर वो आपको उस मदद नहीं दे रहे, वो अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो बात नहीं बनेगी। सर अगर कोई और प्लेनेट जाके बैठ गई तो हम 3-4 प्लैनेट्स की हमने बात करी है। यामिनी जी, मैंने क्या सूत्र बताया है पहले उसे याद रखो।
एक भी Okay. ग्रह नहीं बैठना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करो एक भी ग्रह ना बैठे, समझ गए। हाँ जी, यानी हाँ कि जी। का भाव है, दो के बीच में तीसरे की एंट्री नहीं होनी चाहिए। दो के बीच में जहां तीसरा आएगा वहीं पर विवाद खड़ा हो जाएगा। अब कोई भी ग्रह आ जाए, मैंने सभी के बारे में कह दिया है कि कोई आ जाए परेशानी पैदा करेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो Okay. गया। कोई आ Yes. गया, चाहे वो शुभ ग्रह ही क्यों ना हो। सबसे ज्यादा शुभ ग्रह आप लोग बृहस्पति को मानते हो। बृहस्पति सप्तम भाव में आएगा, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। चंद्रमा सप्तम भाव में आएगा, मैरिज लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मंगल सप्तम भाव में आएगा, खैर वो तो प्रसिद्ध है मैरिज को बिगाड़ने में, तो कहने का मतलब, और राहु आ गया तो उसका कहना ही क्या। दो के बीच में तीसरा आ जाएगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जरूर मिलेगी। राहु अगर सप्तम में आ जाए तो बड़ा ध्यान केतु। रखना है ऐसे के अंदर। केतु भी सप्तम में आ जाए तो भी अच्छा नहीं माना जाता, और बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाता। कुल मिलाकर के मैंने आपको बता दिया, ये ग्रह बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते। और बुध अकेला बैठ करके सप्तम भाव में आ गया तो भी अच्छा नहीं माना जाता। ये भी मैं बता दूं, कोई सोचे कि बुध को पारसमणि गुरुजी ने बता दिया तो बुध बहुत अच्छा नहीं। बुध को या तो सूर्य का साथ मिल जाए, या शुक्र का साथ मिल जाए, या किसी अन्य ग्रह का साथ मिल जाए तो ज्यादा उत्तम होता है। इस तरीके से आपको ग्रस्त जीवन को देखना है। सप्तम भाव ये भी बताता है कि कितनी शादियां होंगी। अब मैं आपको उपाय की बात करता हूँ, सभी के लिए करता हूँ। देखो इतना मस्त उपाय दूंगा आपको, याद करोगे आज की क्लास को। पहली बात, कोई ग्रह ना बैठे। अगर एक ग्रह बैठा है, कोई भी बैठा हो, अपने ही जीवन साथी से दोबारा शादी कर लो। और शादी होने के विद इन 6 मंथ, पहले ही 6 महीने में तनातनी होनी शुरू हो जाए तो तुरंत कहीं वृंदावन, मथुरा, जहां मन करे, कहीं पर हरिद्वार, ऋषिकेश है, वहीं भग जाओ और वहां जाकर के एक बार फेरे करवा दो। पिकनिक नहीं, दोबारा फेरे करवाने। वहां पे पंडित जी को पकड़ो और बढ़िया तिथि निकालो, बढ़िया शुभ तिथि निकालो। और शुभ तिथि कैसे निकालनी है? उस डेट में गोचर जब निकालोगे तो चंद्रमा किसी भी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए। यानी कि उस दिन का गोचर का चंद्रमा ना शनि के साथ बैठा हो, ना राहु के साथ हो, ना केतु के साथ हो, ना सूर्य के साथ हो, ना ही पाप कर्तरी में हो। लो मुहूर्त निकालना बता दिया आप, फॉर द बेस्ट एंड हैप्पी मैरिज लाइफ। जिन लोगों की भी मैरिज लाइफ में खटपट रहती है, तनाव रहता है, दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है, वो अपनी मैरिज डेट लिख लो। जिस दिन शादी हुई थी, जिस दिन फेरे पड़े थे, वो डेट लिख लो और अपने कंप्यूटर में डाल के देखो। टाइम कुछ भी डाल लेना वैसे। अगर चंद्रमा पीड़ित मिलेगा ही मिलेगा। चंद्रमा पीड़ित होगा तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी। चंद्रमा गड़बड़ हाउस में बैठा हो, चंद्रमा कमजोर बैठा हुआ हो, पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, तो मैरिज लाइफ में हो। और जितना पीड़ित मिलेगा चंद्रमा, उतनी ज्यादा जुत बजाई होगी। तो इसलिए जब दूसरी मैरिज करो तो अपना मुहूर्त सही निकाल लेना। यानी जो भी आप तिथि डिसाइड करो, उस दिन चंद्रमा को आप अपने एंड से देख लेना, क्योंकि कई बार मुहूर्त अशुद्ध भी होते हैं पंचांग में। और जिसकी कुंडली में 2 ग्रह बैठे हों तो अगले साल वो फिर भाग जाना फेरे करवाने के लिए। 3 ग्रह बैठे हों फिर फेरे करवा लेना। ज्यादा ही गड़बड़ हो, हर 6 महीने में एक बार फेरे करवाओ। उसी के साथ आप कमाल मानेंगे, उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा।
पत्नी चाहती है पति बदल जाए तो भी स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, पति चाहता है पत्नी वैसे नहीं बदली जाएगी, स्वभाव में परिवर्तन आ जाए। ये रेमेडीज बहुत शानदार मेरे जीवन के अनुभव में आई है। मैं कई वर्षों से इसका प्रयोग करता रहा, और कई बार वो केस आ जाते हैं ना कि इसकी तो शक्ल भी नहीं देखनी, फेरे तो कराने दूसरी बात है कि ये गलती तो दोबारा नहीं दोहराऊंगा जी मैं तो ब्याह इसके साथ सपने में भी नहीं करूंगा, तो केस फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। कहता पंडित जी चाहे जो है जेल में पहुंच जाऊं मैं, पर जो है सपने में भी ब्याह नहीं करूंगा इसके साथ, तो चाहे मेरे से कुछ और करवा लो। यही तो गुरुजी गलती हुई जिंदगी की सबसे बड़ी। तो फिर उस केस में तो देखो अपन भी कुछ नहीं कर सकते। कई बार ऐसे भी केस आते, इतने बनाए हुए केस भी आते हैं हमारे पास कि एकदम दो सींग लगा करके एकदम से कि मौका मिले तो पता नहीं क्या कर दें। अब ये कुछ कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। कोई भी इंसान अपनी पत्नी को नहीं चुनता, ना ही पत्नी पति को चुनती है, चाहे वो लव मैरिज केस ही क्यों ना हो। ये सिर्फ हम सब लोगों का दिमाग की गलतफहमी होती है और कुछ नहीं, सिर्फ हमारे दिमाग की गलतफहमियां होती है कि हमने चुन लिया, हमने पसंद कर लिया। भैया कद्दू नहीं करा आप लोगों ने कुछ भी। अगर इतने ही तुम ज्ञानी ध्यानी थे तो फिर ये समस्या क्यों खड़ी आज। 70 to 80% कुंडलियों में सप्तम भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठा मिलता है, या किसी ग्रह का बहुत हैवी इंपैक्ट मिलता है। यानी 70 to 80% मैरिज डायरेक्टली डिस्टर्ब मैरिज है। शादी का सीधा सीधा संबंध हमारे पूर्व जन्म से है, इसीलिए 7th हाउस को रीबर्थ का हाउस भी मानते हैं। इस बार सही ढंग से रोल नहीं निभाया पति का तो दोबारा फिर आओ इस संसार में है, और देख लो फिर वही दे दिया तो फिर सोचो सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ रीबर्थ। ये रीबर्थ के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हाउस है। गुरुजी चाहे सूर्य शुक्र बुध बैठे हो तो भी 12-12 फेरे कराएं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कपूर साहब, ये बहुत ही गड़बड़ मामला है। गालियां आपने कहा इसमें है बहुत पड़ती हैं। पूरे आपने पूरे कहा बंदे है को अगर पति पत्नी में एक के ग्रह कोई ना हो और एक के हो, और उसके लिए भी होना चाहिए। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता है। मैं फिर से आज आपको क्लियर कर दूं, सभी को म्यूट कर दूं पहले मैं, नहीं तो पीछे से आवाजें आ रही हैं। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, अभी आप नए नए हो, जब सीख जाओगे ना जब आपको पता चलेगा। हमारे यहाँ पर दरवाजा जब नया लगाते हैं ना तो चौखट बनाई जाती है पहले। हर एक के घरों में चौखट होती है, चौखट के साथ दरवाजा होता है। बस ये पति पत्नी का संबंध ऐसा ही है। ये बिल्कुल फिट दरवाजे होते हैं जो चौखट के अंदर लगते हैं। अगर पति की कुंडली में कहीं डिस्टरबेंस है तो निश्चित रूप से पत्नी की कुंडली में भी डिस्टरबेंस मिलेगी ही मिलेगी। ये समझ लीजिए बात को, वहां पर भी डिस्टरबेंस आपको मिलेगी। अगर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब अभी हमें और सीखना बाकी है। अभी हमारे पास और सूत्र आएंगे जिनके द्वारा हम सीखेंगे। परंतु ऐसा कभी नहीं होता पति बहुत खुश है पत्नी बहुत दुखी है, पत्नी बहुत सुखी है पति बहुत दुखी है, ऐसा नहीं होता। या तो दोनों सुखी होते हैं या दोनों दुखी होते हैं। वो बात अलग है कि कोई स्वभाव के कारण अपने आप को दुखी ज्यादा दिखाता है। हमारे देश में एक वो भी है ना, विक्टिम कार्ड खेलना। हमारे देश की बड़ी परंपरा है, विक्टिम कार्ड खेल दो कि साहब मैं तो बड़ा ही पीड़ित व्यक्ति हूँ। तो कुछ लोगों में ये कला बहुत अद्भुत तरह की होती है, जो अपने आप को विक्टिम कार्ड दिखाने में बड़े परफॉर्मर होते हैं। परंतु वास्तविकता अगर देखी जाए, पति पत्नी का संबंध मन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर, 3 स्तर के ऊपर पति पत्नी का रिलेशन समझा जाता है। आत्मा के स्तर पर सूर्य के द्वारा, मन के स्तर पर
चंद्रमा के द्वारा और शरीर के स्तर पर मंगल के द्वारा। ये 3 लेवल हैं जो पति पत्नी के संबंध। उसमें से सब सर्वोच्च किस्म का जो संबंध होता है वो संबंध अच्छा माना जाता है आत्मिक संबंध, यानी आत्मा का आत्मा से प्रेम। अब इसको कैसे समझे भाई? अगर पत्नी आंख बंद करके और पति बाहर बाजार में है, आंख बंद करके और ये बता दे कि इस समय पति क्या कर रहे होंगे, और आप फोन करके पूछो पति को कि हाँ साहब आप क्या कर रहे हो, वो कहे हाँ जी मैं मार्केट में हूँ, और वाइफ कहे जी वो इस समय मार्केट में होंगे, तो समझ लेना संबंध बड़े आत्मिक है। ये रेयर होते हैं। अंग्रेजों ने एक शब्द इजाद किया था सोलमेट, ये वो सोलमेट संबंध वो है कि हु कैन बी माय सोलमेट। तो वैसे सोलमेट के चक्कर में ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए, सोलमेट मिलते मिलते बहुत कम है, ये मन का वहम ज्यादा होता है। दूसरा स्तर है मन के स्तर के ऊपर, मानसिक स्तर, इमोशनल रिलेशनशिप। इमोशनल रिलेशनशिप क्या कि अगर पति बेचारा दुखी है तो पत्नी को भी बड़ा कष्ट हो रहा है कि देखो मेरा पति बेचारा कष्ट में है, बड़ा परेशानी में है, तो उसका ऑटोमेटिक मूड चेंज हो जाएगा। और पत्नी अगर दुखी है तो पति का बेचारे का मूड एकदम से चेंज हो जाए। तो ये कहते हैं इमोशनल रिलेशनशिप, दोनों एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रख रहे हैं। ये उत्तम श्रेणी के संबंध माने जाते हैं, उत्तम श्रेणी के संबंध। और ये संबंध मैरिज की लॉन्जेविटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तीसरे प्रकार के संबंध होते हैं शारीरिक, जो आप सभी समझते हैं, जो मंगल ग्रह से आते हैं। ये भी जीवन का एक आवश्यक अंग है, सिर्फ एक आवश्यक अंग है, पर इसे उच्च श्रेणी की बात को नहीं कहा जा सकता। पर ये भी अगर चलते रहें तो भी गृहस्थ जीवन चलता रहता है। परंतु ग्रहों की माया ऐसी है कि पहला दूसरा लेवल तो छोड़िए, तीसरे लेवल में भी डिस्टरबेंस आ जाती है, तो असली समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे में कमियां निकालनी शुरू हो जाती हैं, और ये तीनों के तीनों जब लेवल में से कोई लेवल मैच नहीं करता तो आदमी सोचता है कि भाग खड़े हो, यहाँ से मैदान छोड़ करके भाग जाओ। ठीक है, तो इस तरीके ये दिव्य ज्ञान कहीं और से नहीं मिलेगा आपको है। कई लोग है ना यूट्यूब पे आके मेरे बारे में लिख देते हैं गुरुजी प्रवचन ज्यादा दे रहे हो, हैं ज्योतिषी हो या महात्मा हो। मैं अब क्या बोले उनको भाई, अब ये मैरिज का कोई ज्ञान तो दूसरा देता नहीं है, तो हमें अपने को ही देना पड़ेगा ना, तो वो दे दिया। मैरिज के बारे में मैं आप लोगों को इसलिए इतना कुछ बता रहा हूं क्योंकि मैरिज को बहुत कम लोग सही ढंग से देख पाते हैं। अगर पति पत्नी दोनों केवल बंधे हुए साथ चल रहे हैं, दोनों एक घर में रहते हैं, कुछ लोग ये भी मान लेते हैं कि चलो मैरिज तो चल रही है ना, पर उसे मैरिज चलना नहीं कहते। जब दोनों के बीच में रेस्पेक्ट ना हो, यानी कि एक दूसरे का आदर ना हो, इमोशनल रिलेशनशिप डेवलप ना हो, तो वो मैरिज बहुत अच्छी मैरिज नहीं कहलाती। कल बताया था छठा भाव, छठे भाव से मैंने क्या बताया था आपको? 6 शत्रु बताए थे, आंतरिक शत्रु, और ये कहा था ये गृहस्थ जीवन को तबाह करने में छठे भाव का बहुत बड़ा रोल रहता है। जो हमारे भीतर जो 6 शत्रु बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद, ये जो हैं ये भी हमारी गृहस्थी को बिगाड़ते हैं। अच्छा, ईगो के बारे में तो आप सभी जानते हैं, पर ईगो एक अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, गलत ईगो अपने आप में एक प्रॉब्लम है, ये समझिएगा। ईगो तो होनी चाहिए भाई थोड़ी बहुत, तो आपने मेहनत की है, आपने कुछ प्राप्त किया है, आपने जीवन में सफलता हासिल करी है, आप दिन रात लग करके ऊपर आए हैं, आपने इतना ज्ञान अर्जित किया, तो कुछ तो होगा ना। तो उस बात का मान रखना एक अच्छी बात है, पर गलत बात की ईगो पाल करके बैठ गए कि जो कुछ है वो हम ही हम हैं, तुम तो कुछ हो ही नहीं, ये ईगो गलत होती है जो कि घर गृहस्थी को बर्बाद कर देती है। तो इस तरीके से
हम सप्तम भाव के को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नेट सेल में मुद्दा इतना सा है कि ये 2 ग्रह बुध और शुक्र इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। शनि इस गृहस्थी को बहुत अच्छे से चलाता है, सूर्य टिका करके रखता है। बस बात का सूत्र इतना सा है। जिसको बड़ी अच्छी से बात करने की कला आती है, मुस्कुरा करके जो बात करता है, तारीफ करना जानता है, जो है वो अपनी घर गृहस्थी चला लेता है। मैं आप लोगों को हर क्लास के बाद मौका देता हूं कि भाई क्लास के बारे में तारीफ कर दिया करो, पर वही 5-10 लोग करते हैं। तो इससे पता चलता है हमारी क्लास में भी शुक्र काफियों के गड़बड़ हैं। तो इस बात पर गौर किया जाए। हैं 90 स्टूडेंट हैं, 90 स्टूडेंट में कितने लोगों के कम कमेंट्स आ रहे हैं? तो इसका मतलब शुक्र कमजोर है। दिल, हृदय को बड़ा करो, विशाल करो, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हमेशा ध्यान रखो कि जिसने तुम्हें कुछ दिया है उसके प्रति आपको एक बोध होना चाहिए कि आज हमें भगवान ने दिया है। ये सुनील वशिष्ठ जी ने नहीं दिया, आज आपके परमात्मा ने आपको दिया है। कुछ भी नया सीखा है, चाहे एक लाइन ही नहीं सीखी है, उसी में खुश हो जाओ कि आज मैंने एक लाइन तो नई सीखी है जो मैंने कहीं और अभी तक नहीं सीखी थी। आज मेरा एक कंसेप्ट तो क्लियर हुआ है जो मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ था, और उसके विषय में बड़ा चढ़ा करके सोच के लिखो। ये जो आदत जब तुम डेवलप करोगे, अरे जभी तो अपने जीवन साथी की बड़ाई करोगे, है नहीं तो फिर तुम्हें वो की वही नजर आएंगे। किसी को भूत नजर आएगा पतिराज, किसी को भूतनी नजर आएगी पत्नी। तो भैया फिर तो यही पंगा खड़ा हो। दूसरा, एक बहुत अच्छी रेमेडी पति पत्नी के अच्छे संबंध के लिए, सप्तम भाव को सुधारने के लिए, अपने घर में लक्ष्मी नारायण की वो तस्वीर लगाएं जिसमें नारायण जी नाग सैया पर सो रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही है। तो जब भी पत्नी झगड़ा करे तो इशारा कर दो फोटो की तरफ कि देखो लक्ष्मी ऐसे ही आएगी अगर घर में पैसा आना चाहते हो तो। खुशियों की चाबी उस तस्वीर में छिपी हुई है। भगवान नारायण हम सब ग्रस्त के देवता हैं। बड़े काम की बात बता रहा, हम सभी के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु हैं, और भगवान विष्णु जी ही समझा रहे हैं ग्रस्त धर्म का कैसे पालन होता है। श्री हरि विष्णु जी शांत भाव में, शांत मुद्रा में लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही है। अब ये मामला इतना ही नहीं है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। अगर हम आगे देखें तो विष्णु जी नाग की सैया पर सो रहे हैं, सांप ऊपर बैठा हुआ है, नाग उनके ऊपर बैठा हुआ है, अर्थात पति जीवन रूपी संघर्ष कर रहा है, जो बाहर जाता है और एक प्रकार की जंग लड़ता है, और रोज लड़ता है। अपने सपनों को छोड़ देता है, अपनी उम्मीदों को छोड़ देता है, अपनी लाइकिंग्स को छोड़ देता है, अपने घर परिवार के लिए वो मरता है, अपने घर परिवार के लिए वो एक जज्बे के साथ लड़ता है। पाप करता है, पुण्य करता है, झूठ बोलता है, सच बोलता है, जो कुछ करता है अपने घर परिवार के लिए करता है। वही तो नाग है ना, बस वो उसी के साथ जूझ रहे हैं। और वो शांत कब बैठेंगे? शांत जब ही बैठेंगे जब लक्ष्मी जी उनकी सेवा करेंगे। अब लक्ष्मी जी की सेवा का यहाँ पर तात्पर्य पांव दबाने से कम है, बल्कि इमोशनल रिलेशन से बहुत बड़ा है। आपने कहानी तो सुनी होगी भृगु ऋषि जी की। लक्ष्मी जी भृगु ऋषि जी से एक बात पे, छोटी सी बात पे नाराज हो गई थी, और ये भी बुध शुक्र की कहानी है। शुक्र कौन है? लक्ष्मी जी। बुध यहाँ पर कौन है? विष्णु जी। फाइनेंस के जानकार, फाइनेंस कमाना कैसे है विष्णु जी जानते हैं, नारायण जी जानते हैं। और स्वामिनी
समस्त धन की स्वामिनी माँ लक्ष्मी पांव दबा रही हैं। भृगु ऋषि जी आते हैं। अब कोई व्यवस्था में गड़बड़ रही होगी कोई किसी लोक में। भृगु ऋषि जी को गुस्सा आ गया और जल्दी से जाते हैं और देखते हैं यार मैं पहुंच गया हूं और विष्णु जी तो अपनी सेवा में मस्त हैं और सेवा करवा रहे हैं बड़े आनंद में, और इन्हें यहां तक भी नहीं पता कि भृगु ऋषि जी आ गए हैं। इस बात पे और गुस्सा हो जाता है और गुस्से में क्या करते हैं, वो एक लात मार देते हैं और वो लात विष्णु जी की छाती पे जाकर के लगती है। विष्णु जी एकदम जागते हैं और देखते हैं सामने भृगु ऋषि। तो विष्णु जी एकदम से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे ऋषिराज, कहीं आपके पांव में कोई चोट तो नहीं लग गई? मेरी छाती तो बहुत कठोर है और तुम्हारे पांव कमल के पुष्प के समान, इनको कहीं चोट तो नहीं लग गई? अर्थात नारायण जी एकदम शनि ग्रह की तरह हो गए, परिस्थिति बदलते एकदम चेंज मार दिया एकदम से, है नाराज नहीं होने दिया। उन्होंने कहा भाई तो मामला यही ठंडा करो, मामला गर्म हो गया, मामले को यही ठंडा कर दो। यही शनि की चतुराई है। उन्होंने एकदम से मामले को ठंडा कर दिया और ऋषि का गुस्सा शांत हुआ। पर लक्ष्मी जी जो एकदम गुस्से में आ गई, उन्होंने कहा भाई ये तो मेरे पति की बेइज्जती कर दी इस आदमी ने। ऋषि होगा तो होगा, अब पत्नी के लिए दूसरा व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, पति से ज्यादा महान नहीं होना चाहिए। ऋषिराज कितने भी बड़े क्यों ना थे, उनके पति के लिए भी बहुत बड़े थे। लक्ष्मी जी वहीं पर खपा हो गई, उन्हें तुरंत श्राप दे दिया कि हे ब्राह्मण राज, आज के बाद मैं ब्राह्मणों के पास नहीं रहूंगी और मैं आज से ब्राह्मणों का त्याग कर दूं। बात अलग है कि फिर भृगु ऋषि जी ने कहा मैं भी एक ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा जो उस विद्या का जानकार हो जाएगा। लक्ष्मी, उसे तुम्हें वहां पर रहना पड़ेगा। ये कहानी क्या है? भृगु ऋषि जी ने फिर भृगु संहिता की रचना करी, अर्थात ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। जो ज्योतिष का जानकार, ज्योतिष एक विद्या का नाम है, यानी कि जो जीवन में विद्या अर्जित कर लेगा। शिक्षा अलग चीज है, विद्या अलग चीज है। जो विद्या अर्जित कर लेगा, लक्ष्मी जी उनके पास रहती ही है। पॉइंट समझे आप? कितना प्यारा सूत्र है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 लोगों के हाथ अभी भी खड़े हैं, बाप रे। हाँ जी, राज जी आप बताइए। म्यूट है आप। सॉरी आपने बताया जैसे कि वीनस 7th हाउस में काफी ज्यादा अच्छा नहीं होता। अगर वीनस से राहु हो जाए तो इससे वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, लाइक उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? लाइक राज जी सिंपल बताया है कि अगर राहु आएगा तो चीजों को बहुत ज्यादा बिगाड़ देता है। ठीक है, ठीक। पहली बात तो शुक्र अगर 7वें में अकेला बैठा होगा तो भी अच्छा नहीं माना जाता। वो नहीं अच्छा माना जाता क्योंकि वहां पर लाल किताब के अनुसार 2 विवाहों का योग बन जाता है। कभी कभी, कभी कभी शब्द बोला है मैंने, हमेशा नहीं, क्योंकि बाकी चीजों का अवलोकन कर लेना भी ठीक है, पर इट्स नॉट गुड। हाँ सचिन जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो गुरुजी 7th हाउस में जो भी ग्रह होगा उससे मतलब मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो अगर जैसे चंद्रमा और केतु अगर आ जाए तो कोई भी हो, ये तो और ज्यादा खराब हो जाते हैं, और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं, और ज्यादा खराब हो जाते हैं। गुरुजी क्लास में जितने भी लोग होंगे सबके मतलब लगभग 70% के 7th में कुछ ना कुछ बैठा होगा, तो सभी को शादी दोबारा करनी पड़ेगी। मैंने तो देख लिया ना, 90 लोगों में से कमेंट्स कितने कर रहे हैं, उसी से पता चल गया जी कि 7वें भाव में कोई बैठा है। क्योंकि हाँ, फिर आप सोनू जी, क्योंकि फिर आप ही के पास आएंगे ना कि दोबारा शादी करनी है तो डेट आप ही निकालो। देखो मैंने उपाय बता दिया और फ्री फोकट में बता दिया उपाय। जी 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 जी। तो पैसा दे के आएगा उसको भी मैंने यही उपाय बताना है, ऐसा नहीं कोई अद्भुत बता दूंगा। ये मेरी कथनी करनी में अंतर नहीं मिलेगा। ठीक है।
गुरुजी इस हिसाब से तो जिसके कोई ग्रह नहीं है उसका मोक्ष पक्का। हाँ पक्का। हाँ सोनू जी बताइए। एक आया कि ग्रुप मैरिज कराओ, सभी को मैं ऋषिकेश ले जाऊंगा, वहां अपने पंडित ले जाऊंगा, फिर एक करवाएंगे, कोई मुहूर्त निकालते हैं। अच्छा गुड आइडिया। हाँ सोनू जी आप म्यूट पर हैं। ये कह रही हूँ कि ये तो आपका शादी के लिए बताया, लेकिन आपने कहा दिस हाउस इज ऑल्सो फॉर डे टू डे इनकम, तो Yes. ये उपाय जो है डे टू डे इनकम में भी काम करेगा या उसके लिए कुछ अलग उपाय हमें करने पहले पड़ेंगे? 2-3 उपाय। पहले शादी तो टिक जाए, कमाएगा तो आदमी अच्छा बाहर तो जब जाएगा। सर, और ये जो शादी आपने कहा कि दूर जाके करनी, सेम सिटी में नहीं दोबारा नहीं 15 दूर से मतलब नहीं, मैं फिर बता दूं। हाँ, मैंने कहा है तीर्थ स्थान पर। अच्छा अब तीर्थ स्थान पे। चाहे आपके बिल्कुल पड़ोस में ही हो, अगर आप मथुरा ओके। में रहते हैं और वृंदावन में जाके करवाते तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात मतलब है। मंदिर में नहीं करा सकते, उसी शहर में रह के? मंदिर में भी करा सकते हैं, अगर कोई व्यवस्था मंदिर ना में हो भी। तो फिर मंदिर में करवा। मंदिर जैसे सर मेरी बेटी का हाँ हुआ था, हमें पता बस से। इसमें ये हाँ है कि लोगों को इनवाइट नहीं किया जाता, ये हाँ किसी को हाँ, बताया नहीं जाता, ये गुप्त विवाह की तरह होता है। ठीक है सर। जैसे एक आप आर्य समाज में करा दो और एक नॉर्मल शादी कर लो, ऐसे कर दो। मैं उसका तो नाम नहीं लूंगा, सिंपल है, कहीं करवाओ, मेरी तरफ से कहीं चल भी कराओ, तीर्थ ठीक है स्थान में सर। जाओ, है ना। तीर्थ स्थान में, ठीक हाँ है सर। नीतू जी। सर मेरा कोई सवाल नहीं है। आपने एक बोला ना कि लक्ष्मी नारायण की वो तस्वीर जिसमें शेषनाग पर नारायण बैठे हों और लक्ष्मी उनके पैर के पास हो, जी 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 जी। तो यहाँ पे जितने भी मंदिरों में विष्णु लक्ष्मी कैसी मूर्तियां हैं, उन मंदिरों को राहु, शुक्र, शनि और बृहस्पति के लिए ये लोग के पीड़ित होने पर उपचार के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तमिलनाडु में ये रूल है कि ये चारों, यदि आपको कोई भी ग्रह पीड़ित हो तो आप उस मंदिरों में लगातार दर्शन करें। तो जी जी इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी नारायण का ये मूर्ति भी ये चारों स्थितियों में हमारे काम ही आप आएगा। बिल्कुल आप इन्हें घर में लगा सकते हैं, और पहले पुराने घरों में आप देखेंगे ये तस्वीर सभी सबसे घरों ज्यादा लगी सभी घरों होती में है, लगी रहती थी, सभी और घरों अब एकदम अचानक से गायब हो गई है। गायब हो गई। अभी इसलिए लोग मॉडर्न है ना चाहिए। वकील को बहुत ढूंढ रहे हैं आजकल। पहले सभी देखिए घरों में होती थी, अभी मॉडर्न सर, लोग मॉडर्न तस्वीरें लगाने लगे हैं। सर हाँ ये तस्वीर मंदिर में ही लगानी है कि कहीं लिविंग रूम वगैरह नहीं, में भी लिविंग लगानी रूम में लगा सकते हैं आप, अपने ड्राइंग रूम में लिविंग लगा सकते हैं आप। रूम? हाँ ओके, मधुर जी। ऐसे कृष्ण और राधा की तस्वीर। चल ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर जैसे कि आपने बताया, यदि मरकरी 7th में बैठा है, उसकी डायरेक्शन होगी 7th हाउस की, हमारी साउथ वेस्ट। सर हम नहीं वहां बैठा सपोर्ट के है लिए, या नहीं है मधुर जी, 7th हाउस की डायरेक्शन साउथ वेस्ट ही है, चाहे कोई बैठा है या नहीं बैठा, हाँ जी वो एक अलग डिफरेंट सर केस है। मेरा मैं पूछना ये चाहती थी कि मरकरी जैसे किसी का 7th हाउस में अकेला बैठा है, तो हम सन का सम्मान रख सकते हैं ताकि मरकरी वहां पर थोड़ा मजबूती मिले उसको साउथ बिल्कुल वेस्ट में? तांबे के लोटे में साबुत मूंग भर करके, हरी मूंग, मैंने यही सारे पूछना मूंग चाह भर रही थी मैं। करके, हाँ बिल्कुल इसको इकट्ठा करके रखिएगा, जब ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अच्छा सर, और ये दूसरा साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, और हम क्या ईस्ट में भी ये रख सकते हैं सन की डायरेक्शन में? हम ईस्ट में भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते और पात्र को ढक दे हम? हैं। हाँ ढकना जरूरी है, ढकना जरूरी है। कॉपर का ही ढक्कन कॉपर लगाए? का ये नहीं जरूरी नहीं, लाल रंग के रुमाल को ढक दो और मौली से बांध दो। अच्छा वो भी चलेगा। मैं हाँ कई बार होता ना जैसे कि सीमेंट का उसमें लगाएं या नहीं फेविक्विक से, नहीं नहीं, उसको वो जरूरत नहीं है। मतलब साउथ वेस्ट एंड ईस्ट दोनों जगह पे आप हमारा हल करेगा। रेमेडीज को समझना जरूरी है, वो टाका जी लगाना और वो इसलिए जरूरी हो जाता है कि कोई खोले ना बार, उसको जी मानते हैं कि जी। अब ये पक्का हो गया है, अब हाँ ये जी हाँ जी एक हो गए हैं, ये अलग अलग नहीं हो सकते। जी। अच्छा सर, दूसरी बात मुझे पूछनी है कि किसी के हस्बैंड का ना हो कोई भी प्लेनेट 7th में, और वाइफ का हो, या वाइफ का नहीं है हस्बैंड का हो, तो सर ऐसे में हम क्या समझेंगे? बहुत सिंपल है मधुर जी, मैंने क्या कहा, अगर किसी हाउस में अगर कोई ग्रह नहीं है तो उनके जी। कारकों की स्थिति देखो कि कैसी है, यानी कि अच्छा शुक्र देखो और बुध देखो। मैंने आज ठीक है 4 चीजें बताई जो घर गृहस्थी के लिए बहुत ठीक है जरूरी है।
दो सबसे इंपॉर्टेंट है, शुक्र और बुध। उससे कम Venus and इंपॉर्टेंट Mercury। शनि और सूर्य। ये और सूर्य। 4 ग्रह के दम के ऊपर गृहस्थी बहुत मस्त चलती है। अगर पति की ठीक है। कुंडली में सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा तो ये देखिए कि उनका शुक्र कैसा बैठा है, किस हाउस है में सर। बैठा है, बुध से आगे बैठा है कि बुध से पीछे बैठा हुआ है, तो वहीं से पता चल जाएगा। और अगर पत्नी की कुंडली में अगर ये 1-2 ग्रह बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, जरूर गड़बड़ मिलेगी उनके कुंडली के अंदर। शुक्र और बुध में कुंडली में कहीं ना कहीं गड़बड़ मिलेगी, तो इस तरीके से सिचुएशन आपको पकड़ में आ जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। पंकज मल्होत्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आगे की क्लास में आपने एक फॉर्मूला बताया था जिसमें सेकंड और 7th हाउस में राहु, चंद्र और सूर्य देख के जो है रिलेशनशिप श्राप होता है जी। तो वो इसमें लागू रहेगा सर? अब ये बिल्कुल फॉर्मूला? रहेगा पंकज जी, वो तो अच्छा। फार्मूला है ही सप्तम भाव के लिए। राइट, आज राइट, मेरा राइट। विषय स्त्री श्राप नहीं था, इसलिए अच्छा। मैंने उसको छेड़ा नहीं, और मैंने पहले भी बता दिया था, क्योंकि जब राइट। मैं सेकंड हाउस कर रहा था जब भी बता दिया था। तो सिंपल है, मैंने आज तो उससे भी बड़ी बात बता दी कि एक भी ग्रह नहीं होना चाहिए। पहले तो कहा था कि सूर्य हो, चंद्र हो या राहु हो तो स्त्री श्राप माना जाता है, सही वो है। ये चीज थी, है ना। तो मैंने तो आज और भी बता दी कि एक भी ग्रह ठीक नहीं है। एक और क्वेश्चन है सर, आपने कहा तो फर्स्ट हाउस की दृष्टि जो है 7th हाउस पे पड़ती है, तो अगर हाँ, शनि है तो उसकी दृष्टि पड़ेगी तो वो फिर इफेक्ट उस टाइप का देगा? हाँ हाँ बिल्कुल 100% दृष्टि। फर्स्ट हाउस में बैठे हुए ग्रह 7th के अंदर 100% दृष्टि से देखते हैं। राइट सर। दृष्टि भी करवाऊंगा। चौथे में बैठा हुआ ग्रह 10th भाव को 100% दृष्टि से देखता है। तीसरे में बैठा हुआ ग्रह 11वें को और 9वें को 50% दृष्टि से देखता है। 5वें में बैठा हुआ ग्रह 9वें को 50% दृष्टि से देखता है। फिर इसी तरीके से दूसरे में बैठा ग्रह 6ठे को देखता है, 6ठा 12वें को देखता है, 12वां 8वें को देखता है और 8वां दूसरे को देखता है। वो करवाऊंगा, आप चिंता मत। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ, हरिकेत जोशी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, आपने जो फोटो का बताया था नारायण भगवान के, तो उसकी दिशा क्या होगी? मतलब कौन सी कोई स्पेसिफिक दिशा में लगानी है? कोई दिशा में लगा, किसी भी कोई भी दिशा में, चलेगा? कोई और चले, खाली लिविंग रूम या बेडरूम में भी चलेगा? बेडरूम में भी चलेगा। ओके सर, थैंक यू। गुलाब सिंह जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर 7th हाउस यदि खाली है जी, लेकिन मरकरी वीनस से आगे है, तो ऐसे में मरकरी वीनस से आगे है तो वो ठीक नहीं गुलाब जी। फिर ये चीज जो है ना, मैरिज के लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आपस के रिलेशन में या आपस के रिलेशन में, और कई बार ये होता है कि पति पत्नी में पति को दूर जाना पड़ता है जॉब करने के लिए, व्यापार करने के लिए, काम धंधा करने के लिए, तो ऐसे सीन भी कई बार ऐसे में क्रिएट हो सकते हैं। गुरुजी, आपने बताया अब 7th हाउस से कितनी मैरिज होती हैं दिखी जाती हैं, कैसे? ये तो बताएंगे कपूर साहब आगे, अभी ठीक है। फार्मूले और आने दो। ठीक है जी, ठीक ये है। कुछ थैंक फार्मूले यू। और देखो, आप है ना, हम लोग हर रोज एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज को ठीक आप है। महसूस करते हो। रोज हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। ऐसे ही अपने एक दिन ऐसा आएगा कि अपन बढ़ते बढ़ते बहुत सारे फार्मूले हमारे पास हो जाएंगे, और फिर हम जब अप्लाई करेंगे ना ये चीजें कि मैरिज कितनी देखनी है, कैसे देखनी है, तो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ राहुल। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो आपने राहु के केस में बताई थी, उसका मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से है क्या? भाई ये अब ये सबके सामने क्यों बुलवाते हो? नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसे नहीं देखा जाता। फिर भी राहु अगर वहां पर बैठा होगा
थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का मतलब कोई भी हो सकता है, उनके पिता हो सकते हैं, उनकी माता हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, कोई भी पारिवारिक व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा मतलब वो मैरिटल अफेयर किसी उनके देखने के लिए कई और चीजें भी देखनी पड़ती हैं। तो केवल इस बात के ऊपर अपने को निष्कर्ष नहीं निकालना है। अच्छा ठीक है। हाँ विभा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरा एक क्वेश्चन था जो एक तो किसी को आपने किसी को बता दिया, जवाब दे दिया कि एक के ग्रह है, मून बैठा हुआ है और दूसरे के खाली है, तो वो तो बाकी चीजें देखनी है। दूसरा मेरा है कि एक कुंडली मैंने अभी कल ही देखी, उसमें मर्करी एंड वीनस 7th हाउस में थे लड़की की कुंडली में, और लड़के की कुंडली में मून था 7th हाउस में, पर ये रूल भी फॉलो होता है कि उसका मर्करी वीनस से पीछे था। तो ऐसे में भी क्या शादी करवानी चाहिए जो करवानी है हमने? ये बड़ा क्वेश्चन है विभा जी, उसके लिए मैच मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैच मेकिंग के अलग से रूल्स होते हैं। कल मैं एक वीडियो डालूंगा मैच मेकिंग के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मेरा एक वीडियो है, कल आएगा यूट्यूब पर, आप देखना। नहीं सर, ये शादीशुदा है, मैं दोबारा मैरिज। विभा जी मैं समझ गया, आपने कहा है कि आपका प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न है कि क्या इनकी शादी होनी चाहिए? दोबारा होनी चाहिए। अच्छा दोबारा तो आप करवा सकते हैं, दोबारा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ दोबारा का ही क्वेश्चन है, शादी हाँ हुई है, करवा, जी करवा 15 सकते साल हो चुके हैं शादी को, पर खटपट है, खटपट है। खटपट तो रहेगी, खटपट तो रहेगी। तो उससे फर्क पड़ जाएगा शायद। हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा, कोशिश तो करवाएं, जाता ही क्या है। हाँ जी, जैसे 2 ग्रह है तो 2 बार करानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। हाँ भरत जी। आ रहा है सर, आवाज आ रहा है? अब आ गया, आ गया भरत जी, आ गया। नमस्कार नमस्कार सर जी। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छा ही है। एक्चुअली इसके लिए मैंने आज तक आपको क्वेश्चन नहीं किया। और क्या कि थोड़ा जो सप्तम भाव के बारे में आप जो बताया बहुत बढ़िया बताया, लेकिन क्या है कि थोड़ा जो आप बोलते हैं कि सूर्य शुक्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें क्या है कि जल प्रवाह कुछ बातें करते हैं कि पानी में वो चीज बहाना चाहिए, जैसे कि तांबे के कलश में मूंग भर के कली का टीका लगा के, तो वो उपाय पहले करना चाहिए मैरिज के पहले, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है? भरत जी वैसे तो लाल किताब कहती है कि कुछ उपाय विवाह से पहले होने चाहिए। हाँ वही वो ज्यादा अच्छे होते हैं। कुछ विवाह के बाद भी किए जा सकते हैं। जैसे मान लो किसी लड़की की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, बृहस्पति कमजोर है तो उसको दो जो है सोने के टुकड़े लेकर के बराबर वजन के, माँ बाप उसको बेटी को एक दे दें और एक जल प्रवाह करवा दें, और जो बेटी को टुकड़ा मिले वो हमेशा संभाल करके रखें, घर गृहस्थी के लिए अच्छा है। ऐसे ही देखा जाता है कि कौन सा ग्रह बाधक है, उसकी चीजें उसको दी जाती है शादी से पहले कायम करने के लिए, या शादी फेरों के समय दी जाती है कि उसको वो सदा कायम रखे। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसीजंस लेना पड़ता है। अच्छा। और ये दूसरा जो आप बोलते हैं कि भाई जो अभी क्या है कि तांबे के कलश में मूंग भर के उसके कली ये तो उनका प्रश्न था कि बुध अकेला है। हाँ ईस्ट में रखते हैं साउथ, और एक आपने बोला साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं। साउथ वेस्ट सप्तम भाव के डायरेक्शन है। अच्छा। इसीलिए वो कपल के लिए बेस्ट डायरेक्शन है, उसे मास्टर बेडरूम की डायरेक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये था कि सर आप जो बोलते हैं कि बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन जो बोलते हैं कि लक्ष्मी नारायण जो बोलते हैं, बुध शुक्र का लक्ष्य कॉम्बिनेशन जो होता है भरत जोशी जी, पैसे की कमी नहीं छोड़ता। नहीं वही, इसलिए मैं बोला कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से, या तो लक्ष्मी नारायण की आप जो बोलते हैं लक्ष्मी नारायण योग किसी की भी कुंडली में बन रहा हो, उन्हें लक्ष्मी नारायण जी की फोटो लगा करके या लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जरूर जाना चाहिए शुक्रवार की शुक्रवार, और वहां पर बढ़िया सज धज के जाना चाहिए, एकदम दूल्हा दुल्हन बन करके। तो लक्ष्मी नारायण योग अगर किसी की कुंडली में है तो फलित हो जाता है। नहीं बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके पीला पुष्प की माला चढ़ाओ, जो शादी नहीं होता है ना उसके लिए भी कुछ उपाय रहते हैं। वो अलग उपाय, वो अलग रेमेडीज है, वो उनका बुध शुक्र से कॉम्बिनेशन वो नहीं है। अच्छा। देखिए सिंपल सी बात है, जिन लोगों की कुंडलियां मजबूत हैं
लक्ष्मी योग विद्यमान है, उन्हें कभी भी जीवन में कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए, नहीं पैसा कम पड़ जाता है और वो अपने पैसे को खुद ही खत्म कर बैठे। अच्छा, दूसरा सर एक क्वेश्चन था, मेरी पार्टी का एक क्वेश्चन आया था कि उसकी मिसेज उसको छोड़ के चली गई है, वो वापस कैसे आए, उसके लिए क्या देखना जरूरी है आपके हिसाब से? वो आपने बोला शुक्र बुध, वो तो देखना जरूरी है। वो भरत जी आगे करवाएंगे, वो आगे कराएंगे, है ना? ओके जी, ओके। हाँ महेश पाटिल जी। मेरा एक सवाल था कि समझो ये दो आपने बताए थे कि दो ग्रह रहेंगे तो 2 बार शादी करवानी है, तो फिर दो उसमें इंटरवल कितना होना चाहिए ड्यूरेशन? 6th month only। ईशान शाह जी, यामिनी जी, बाकी हैंड डाउन करते जाइए जिनका होता जाए। सर आपने सेकंड मैरिज के लिए जो बोला तीर्थ स्थान पे जाके करनी है, अगर शादी को बहुत टाइम हो गया है और जिनके बच्चे भी है, जैसे 6-7 साल हो गए हैं, वो भी कर सकते हैं? हाँ तो बिल्कुल, वो मतलब अपनी फैमिली, हाँ जी बोलिए। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, उसका कोई लेना देना नहीं बच्चों। और अपनी फैमिली के साथ तो जा ही सकते हैं ना, जैसे सास ससुर हो गए, बच्चों। बिल्कुल बच्चों को भी डांस करने का मौका मिलेगा मम्मी पापा की शादी में, कोई बात नहीं, बिल्कुल कर और सकते, अगर कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, थैंक यू। ओके, चलिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हाँ ईशान रह गए, ईशान बताइए। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। अच्छा गुरुजी, आप जो बोला शुक्र का जो कॉन्सेप्ट था ठीक होने का, मरकुरी 7th में है और वेनस 9th में है, क्या ये ठीक है? नहीं ये ठीक नहीं है ईशान, क्योंकि बुध तो 7th में रह गया और वीनस जो है 9th में चला गया, तो आगे चला गया, आगे नहीं जाना चाहिए, पीछे होना चाहिए। नहीं सॉरी, ये तो ठीक है। ये आपने क्या कहा, मरकरी 7th में है और 9th में वीनस है। हाँ नहीं वीनस ठीक है, वीनस गुड। अच्छा, वीनस तो गुड हो गया पर 9th हाउस के लिए ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ। अच्छा 7th हाउस में जुपिटर, मरकुरी और चंद्रमा एक साथ है। हाँ। तो ये तो अशुभ हो गया, लेकिन नहीं ये ठीक नहीं हुआ। इस भाव में गज कैसे भी काम करेगी? अरे नहीं काय का गज केसरी, यहाँ तो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। क्योंकि बृहस्पति देव और चंद्रमा तो एक साथ है। नहीं ऐसे गज केसरी योग नहीं बनता है ईशान। गज केसरी योग बनने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। देखिए, जहां पर भी जीवन में कोई अच्छी चीज मिलने की बात आएगी ना, मुसीबतें उसके साथ ही खड़ी मिलेंगी तुम्हें। जो जिंदगी में बहुत आसानी से जो चीज मिल जाएगी ना, समझ लो फिर मुसीबतें कम है। तो ऐसे ही कुंडली के राजयोग होते हैं, राजयोग जल्दी से फलित नहीं होते, बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस लगती है, फिर जाकर के फलित होते हैं। ठीक है। हाँ सागर साहब, आप म्यूट हाँ हैं। सर प्रणाम। प्रणाम गुरुजी सागर जी, प्रणाम। सर अभी एक गुरुजी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, आपने उनको जवाब दिया था कि जैसे 7 में पति के कुछ ना हो और शुक्र से आगे बुध हो, तो आपने कहा उसके तो शुक्र कमजोर हो जाएगा, है ना? नहीं, बुध पीछे होना चाहिए, शुक्र आगे होना चाहिए। नहीं, बुध आगे है, बुध 12वें में है और शुक्र 10वें में है, मतलब उल्टा हो गया। हाँ तो गलत हो गया, तो फिर अच्छा नहीं है, बुध गड़बड़ हो गया। आपने बताया कि उसमें एक प्रभाव ये हो सकता है कि पति को दूर नौकरी करने जाना पड़ेगा, है ना? जी। उसका कुछ उपाय है सर? उपाय तो सागर साहब वो सारी चीजें देख करके ही समझ में आएगा, क्योंकि नहीं तो गलती हो जाएगी, क्योंकि इसमें ना फिर गलती होने के चांस बहुत होते हैं। ठीक है, फिर बात यही बस पूछना था। ये और थोड़ा होता क्या, लोग यूट्यूब कभी क्या होता है कि हम क्लास के वीडियो कोई ना कोई यूट्यूब पे डाल देते हैं, फिर यूट्यूब वाले लिखेंगे ये तो गलत बता दिया। अच्छा, वो तो हमारे क्लास के स्टूडेंट है नहीं, उसे तो पता नहीं कि पीछे से कितनी पहले क्लास में क्या बातें होती आ रही हैं। अच्छा, नहीं आपके वीडियो बहुत देखे मैंने, सुने, बहुत बढ़िया आपने नॉलेज दिया है, इतना नॉलेज कहीं आसानी से मिलता नहीं है, अच्छा नॉलेज। थैंक यू सर। अभिराज जी, अभी बजाज। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, मेरा कल का ही क्वेश्चन है, मैं थोड़ा पता हुआ था। जैसे जो आपने 6 हाउस का बताया था खाना बेसमेंट का,
बेसमेंट का, हाँ जी हाँ जी। हाँ, क्या क्वेश्चन है? वो जैसे हम बिजनेसमैन हैं, तो जो हमसे पहले बिजनेसमैन थे उनके पहले वहाँ बेसमेंट नहीं होती थी, तो जैसे उन्होंने बेसमेंट बनाई वो दिवालिया हो गए थे। ठीक है, मतलब सब कुछ बिक गया उनका। ठीक है। बेसमेंट पहले बनी और फिर शिफ्ट करी और जाते ही वो और हमें प्रॉब्लम नहीं, हम रेगुलर राइज कर लेंगे। तो आपने कहा था ना कि घर में एक अभी खाना होना चाहिए, तो ये उसके लिए सबसे पहली बात मैं आपकी बात समझ गया। पहली बात तो बेसमेंट होना ही नहीं चाहिए, नंबर 1 बात। जैसे आज मैंने कहा साथियों घर में कोई गृह होना ही नहीं चाहिए, फिर हो तो फिर क्या हो वो कंडीशन बताइए। अगर बेसमेंट हो तो व्यापारियों के पास ज्यादा बेटर रहता है, परंतु वास्तु हमेशा ज्योतिष के अनुसार काम करता है। अगर किसी व्यक्ति का राहु बहुत ज्यादा खराब है, उसको पास तो भूल करके बेसमेंट नहीं होनी चाहिए, ना घर में, ना दुकान में, ना मकान में, कहीं नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का राहु अच्छा है तो फिर तो थोड़ा बहुत काम निकाल लेता है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपको व्हाट्सएप पर। थैंक यू सर। थैंक यू।